बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह अच्छी हुई होगी, गर्मी कम नहीं हुई है, हब ज़्यादा हो गया। ऐसे लगा था कि गर्मी कम हो रही है, हाँ वो जो धूप की सख्ती है या ऐसे मामला थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, लेकिन स्टिल ये जो ह्यूमिड होता है ना, ये जो हब्स होता है, ये बहुत तंग करता है। और आगे ये जो जुलाई का पूरा महीना है और अगस्त स्पेसिफिकली जब बरसात और ये मानसून बारिशें रहती हैं, तो ऐसे में ये ज़रा मुश्किल हो जाता है वेदर को बर्दाश्त करना। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, ये तो हर साल वेदर आता है एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ। वैसे आई गेस गर्मियों के मामले में नहीं कह रही, लेकिन मौसमों के मामले में कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में हमें मुख्तलिफ मौसम जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। दो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर्स हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ममालिक भी हैं जहाँ हर वक्त ठंड हो रही होती है और वो भी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहती है। सो मैं इस मामले में हमेशा कहती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतने डिफरेंट वेदर्स जो हैं एक्सपीरियंस करने के लिए मिलते हैं। मौसम की बात हो रही है तो सियासी मौसम की भी बात कर लेंगे। शहर इक़्तिदार में जी सियासी दर्जा हरारत ख़ासा हाई हमें नज़र आ रहा है। कई हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं, तो कहीं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात वो तो हमेशा से रहते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट होते चले जा रहे हैं। वो सियासी टोला जी जो पीटीआई हुकूमत के खात्मे में पेश था, वही आज पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पर निकलने का मशवरा दे रहा है पीटीआई को। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने पीटीआई को असम्बली से निकलकर सड़कों पर आकर एहतजाज करने के हवाले से मशवरा दिया है, लेकिन पीटीआई ने मशवरा मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ जी बानी पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन के हवाले से बात की है, मुतालबा किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जमहूरियत इखलाकी रवैयों पर चलती है, मगर उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका मामला है, उस केस अब इख्तितामी मराहिल को पहुँच चुका है। मुतवक्के जी फैसला आज आ जाएगा इस हवाले से। क्या फ़ैसला होगा और इसके सियासत पे क्या असरात होंगे, इस पर भी तज्जिया लेंगे। और दूसरी जानिब जो हुकूमत ने फ़ोन टैप करने की इजाज़त दे दी है, उसका नोटिफिकेशन जो गैर आइनी इजाज़त देने का जो इख्तियार है उसको अदालत में चैलेंज किया गया। और दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि ये आइन शहरियों को प्राइवेसी और जो उनकी आज़ादी राय फराहम करने के हवाले से एक आइन का तरीका है, लेकिन फ़ोन को टेप करना ये उस आइन के हवाले से खिलाफ वर्जी भी है। और नोटिफिकेशन को उन्होंने गैर कानूनी इनका करार दिया जाए, ये दरख्वास्त गुजार ने भी कहा है। सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे जी। हमारे साथ हैदर नकवी साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान की एक गैर रस्मी सी मुलाकात हुई है, जिसमें मौलाना ने पीटीआई को असम्बली से इस्तीफ़े देकर सड़कों पर आने के हवाले से कहा है, एक तजवीज़ दी है जिसे तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के इस मुस्तरद करने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? Thank you, Ursula, for having me on the show. And it's really very difficult to get up early in the morning, and I really appreciate how you guys do that every morning. I really appreciate. Yeah. Thank you. देखें, मौलाना साहब के बारे में तो हम पहले से ही बात कर रहे थे। हम क्या, पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा था कि मौलाना साहब पीटीआई के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब जिस सियासत की तरफ जा रहे हैं वो पहले ही दीवार पर लिखी हुई थी कि वो मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर क्यों आए। वो चाहते थे कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाए, ना सिर्फ अभी बल्कि 2018 में भी। और ये डिमांड उन्होंने अब जब पीटीआई के सामने रखी तो पीटीआई ने उसको मुस्तरद कर दिया, जो कि एक, मैं समझता हूँ, एक अच्छा फैसला है, क्योंकि असम्बलियां छोड़ के आप एहतजाज नहीं कर सकते। आपने जो भी एहतजाज करना होता है, जो भी अपनी बात को मनवाना होता है, उसके लिए पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का जो फोरम है वो सबसे बड़ा फोरम है और सबसे ताकतवर फोरम है। पार्लियामेंट में आपको भेजा इसीलिए जाता है कि आप आवाम के मसाइल पर वहां पर बात करें। तो सड़कों पे तो कभी भी फैसले नहीं होते, तो मैं समझता हूँ पीटीआई ने एक अच्छा फैसला किया है जी। ठीक हो गया। अच्छा, हुकूमत का जो फ़ोन टेप करने का इख्तियार है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसकी मजम्मत की है। आप क्या समझते हैं कि ये फ़ोन टेप करने की इजाज़त दी क्यों गई है? और दूसरी जानिब ये फ़ोन टेपिंग का जो मामला है, ये हुकूमत के अपने गले भी पड़ सकता है, आपको लगता है?
नहीं देखें, अब फोन टैप करना ये पूरी दुनिया में होता है और हो रहा है, और पाकिस्तान में भी हो रहा है। ये तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैटेगोरिकली एक जज साहब ने इस पे बात की तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, वरना तो फोन टैप तो हो रहे हैं। इमरान खान साहब तो इसके सबसे बड़े दायी थे कि फोन टैप होना चाहिए, और आईएसआई का ये हक है क्योंकि पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए इस तरह के एक्शंस लेती हैं। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद ये जो फोन टेप किए जा रहे हैं ये आम आवाम के भी मुसलसल किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोन टेप करने का भी एक तरीकेकार होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं, और वो कीवर्ड्स ही जब सामने आते हैं तो वो रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तानी कौम के लिए, आवाम के लिए, आम आवाम के लिए इस शो के जरिए भी अदरवाइज भी समझने की जरूरत है कि जब आप बात करते हैं कि फोन टेप होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम और आप और दुनिया में जो भी जहां जहां जिससे जो बात कर रहा होगा वो टेप होना शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कीवर्ड्स होंगे और ये हो रहा है बहुत पहले से, पूरी दुनिया में हो रहा है, और हर जो एक सॉवरेन स्टेट है वहां पर ये सिक्योरिटी एजेंसीज की एक मॉडस ऑपरेंडी है और बहुत बेसिक मॉडस ऑपरेंडी। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हुकूमत की जानिब से आए रोज़ मुज़ाकरात की बात होती है, लेकिन एक दिन पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी जाती है, फिर अगले दिन उसी जलसे की इजाज़त को रोक दिया जाता है, इंतज़ामिया रोक देती है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता कि हुकूमत खुद ही मुज़ाकरात की राह में रुकावट है? इस पे मुझे बड़ा जबरदस्त किस्सा याद आ गया, मैं सुना देता हूँ। एक हमारे दोस्त है, वो अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान थे और कहते थे कि मैं कल खुदकशी कर लूंगा। दूसरे दिन शाम को जब वो मिलते थे हम उनसे पूछते थे आपने खुदकशी क्यों नहीं की, तो वो कहते थे यार काम बहुत जरूरी पड़ गया है, कल करूंगा। वो कल कभी नहीं आती थी। बात यह कि पीटीआई ने मायूसी की एक फिजा बना दी है और दिखा दी है पाकिस्तानी कौम को। ये जो मायूसी की फिजा है ये इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा दिखाई जा रही है। रह गई बात जलसे की, जो आपने सवाल पूछा कि जलसा करने नहीं दिया, जलसा तो उन्होंने किया ही नहीं। जलसा तो मैं आपको याद दिला देता हूं, मुल्तान में मरियम नवाज शरीफ 2020 की बात है, मरियम नवाज शरीफ और आसफा भुट्टो ने किया था। वहां पे भी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, इजाजत नहीं दी थी, कंटेनर्स लगा दिए थे, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। उसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ ने और आसफा भुट्टो जरदारी ने दोनों ने वो जलसा किया, जो कि जलसा गा के बाहर हुआ और बड़ा कामयाब जलसा हुआ। तो पीटीआई इस तरह जलसे कर सकती है अगर करना चाहे। सबसे बड़ी बात यह अगर करना चाहे, ये सबसे अहम चीज है। कल आपने सुना नहीं असद कैसर साहब ने मीडिया पे आके कह दिया ना कि हमें तो हमारे कप्तान ने मना कर दिया तो जलसा नहीं करना। तो जब कप्तान ने मना कर दिया तो हुकूमत कहां से कसूरवार हो गई? बड़ा जरूरी सवाल है। ठीक हो गया। हैदर साहब, दूसरी जानिब बानी पीटीआई के हवाले से आपको लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर उनको रिहाई का परवाना मिल सकता है? होनी चाहिए। अब हर आदमी, कोई भी आदमी जो जेल जाता है वो जिंदगी भर थोड़ी रहता है। बानी पीटीआई को जेल में रहना चाहिए, जेल से बाहर आना चाहिए, लेकिन जाहिर है जेल, जब कोई आदमी जेल में जाता है उसका भी एक तरीकेकार होता है और जेल से बाहर आने का भी एक तरीकेकार होता है। अदालतें फैसला करती हैं और अदालतें ही उसको इंडोर्स करती हैं कि जब कोई जेल जाता है तो वो सही जेल आया, और जब वो जेल से बाहर निकलना होता है तो उसका फैसला भी अदालतें देती हैं। तो अदालतों का फैसला आएगा, बानी पीटीआई जरूर जेल से बाहर निकलेंगे, एक सियासी जमात के रहनुमा हैं और उन्हें निकलना चाहिए। जी ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जी मखसूस नशिस्तों का मामला है, उस केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बेंच में तमाम जजेस से मुशावरत कर ली है। आप समझते हैं कि इस फैसले से मुल्की सियासत पर कुछ असरात मुरतब होंगे? फैसला देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा, अगर आप असरात की बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखना ये फैसला क्या आता है। अगर फैसला ये आता है कि नशिस्तें इत्तेहादी जमातों की हैं, तो मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, ये नशिस्तें इत्तेहादी जमातों की नहीं है और ना उन्हें मिलना चाहिए। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं है और आइन के तहत जो जमात पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उसको कहां से मिल जाएगा। तो इसमें पीटीआई भी कसूरवार है अगर फैसला आता है, इसलिए कि पीटीआई का तो मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद हो गया था और इस मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक सीट जीत के असेंबली में आई हुई भी थी, तो ये तमाम नशिस्तें बहुत आराम से पीटीआई को मिल जाती। तो ये पीटीआई की क़यादत से भी सवाल है कि कौन लोग थे जिन्होंने आपको मजबूर किया, ये तैयार किया कि आप MWM से इत्तेहाद को खत्म करें और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कर लें, और उसके बाद ये सारा जो चल रहा है, ये डिबेट चल रही है, ये सारा फंडा जो खुला हुआ है, ये सब कुछ जो चल रहा है तो ये उसके बाद ही हुआ है। हाँ, तीसरा फैसला जो मुझे लगता है शायद आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकता, तो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को वापस नेशनल असेंबली को भेजे और कहे कि नेशनल असेंबली अब इस पर कोई कानून साजी करे। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अवाम के मसाइल के हवाले से तो हम बात करते हैं। ईद गुजर गई है, उसके बाद बारिशें हल्की फुल्की हुई और बारिशों को जो खुलकर जिसे हम बारिश कहते हैं उसको हुए भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इसके बावजूद गली मोहल्लों के बाहर जो गटरों की बंदिश है उसका सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर जो कह लें ख़त्म नहीं हुआ। वासा की गफलत कह लें या कोई और वजूहात हैं, बारिशों के बाद लाहौर में जगह जगह अभी भी पानी मौजूद है, जिससे ज़ाहिर है लोगों को मुश्किलात होती है, इलाका मकीनों को मुश्किलात होती हैं और अभी तक इस पे कुछ सॉर्ट नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? और जबकि वासा के बिलों की बात की जाए तो वो बिलों में इजाफा तो हुआ है और ये हम सब जानते हैं। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि बात की जाए कि शहर लाहौर के अंदर जहाँ पे हम बारिश के पानी के हवाले से, गटरों की बंदिश के हवाले से बात करें। दो कि हमने इस पे MD वासा साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी और मेरी टीम ने उनसे रब्ता भी किया था, लेकिन ही रिफ्यूज़ड और उन्होंने आने से माजरत कर ली थी और हमने उनको सवाल और सारा टॉपिक भी बता दिया था। सो लेट्स सी जी, अब हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज़ उस्मान, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और बारिशें तो अभी हुई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि पानी खड़ा रहे गली मोहल्लों के अंदर, तो क्या सूरत हाल है? जी अरमला, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको सुबह बखैर। अच्छा, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये लाहौर का आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आने वाला इलाका है। ये लाहौर का अजीज़ भट्टी टाउन है, ताजपुरा का इलाका है। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ बर्फ़ खाना रोड इसको कहते हैं। तो इस रोड पर अगर बात की जाए तो सदियों से ये चलने वाला मसला है सीवरेज की बंदिश का मसला। तो इस जगह पर सीवरेज सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राबी की तरफ देखने को नज़र आ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन सलमान अलवी मेरे पीछे आपको दिखाए तो रोड जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस वक्त टूट चुका है सीवरेज ख़राब होने की वजह से। तो इस रोड के ऊपर करोड़ों रुपए का फ़ंड भी जो है वो जारी होता है, लगता है, लेकिन जो आपके सामने सूरत हाल है वो बिल्कुल सीवरेज सिस्टम जो है वो ख़राबी की तरफ देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो इसी रोड के ऊपर फ़ंड भी जारी होता है, इसी रोड के ऊपर जो है वो काम जो है वो किया जाता है, लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए। लेकिन अमली तौर पर अगर बात की जाए तो काम बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस पर जब हम इलाके में आए तो जो इलाका मकीन है वो भी जो है वो खासे परेशान हैं और सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मेरे साथ मुझे फ़ोर्स किया कि हमें भी इस टॉपिक के ऊपर बोलने का जो है वो मौका दिया जाए। शहरियों की भी भारी तादाद मेरे साथ इस वक्त मेरे दूसरी जानिब मौजूद है जो बात करने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन सदियों से इस मसले का जो हल है वो नहीं है। अगर बात करूं जो सीवरेज लाइनें हैं, सीवरेज लाइन की जो मियाद है वो 25 साल होती है, लेकिन इस इलाके में सीवरेज की जो सीवरेज का निज़ाम है वो आधी सदी से ज़्यादा गुजरने के बाद भी अभी तक नया सीवरेज सिस्टम जो है वो नहीं डाला गया। लेकिन अगर बात की जाए फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं उस सीवरेज के लिए। वो फंड जरा ये जो आपके पीछे लोग मौजूद हैं, आगे से इलाका मकीन ही है और जाहिर है इनकी मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होंगी, इनसे ज़रा बात करवाएं हमारी भी और इनसे जानें कि इनके जो मसाइल हैं, इन्होंने कंप्लेन की है या यहाँ पे इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा आता है, क्योंकि जाहिर है हल्के का कोई उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव भी होगा किसी जमात का, या ओवरऑल उनसे इन्होंने शिकायत की है? जी मैं आपकी बात करवाता हूँ अरमला। अच्छा, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आप बताइए कि ये कितने अरसे से ये आपका जो इलाका है ये ऐसा ही है, तो क्या कहते हैं आप, आपने किसी को कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है कि नहीं करवाई है? मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। तकरीबन हम 14-15 साल से इधर रहायश पजीर हैं। ये हमारा काफ़ी अरसे से ये मसला है। हम एक्शन SDO सबको हमने इसके बारे में हमने इन्फॉर्म किया, ठीक है, लेकिन आते हैं फर्जी तौर पे आते हैं और अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं। 2 दफ़ा सीवरेज डाला है उन्होंने। ये आबादी देख लें, 1 फुट का ये पाइप डला हुआ है यहाँ पे, तकरीबन इसको ना 4-5 फुट के करीब ये पाइप होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। मेरा नाम मलक मोहम्मद अफजल अवान है। मैं बजाते ख़ुद CM साहब के साथ 10 साल मैंने बतौर स्काट ड्यूटी की है शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये हमारा ये हाल है तो ये आवाम का क्या हाल होगा? तो हम तो गुजर जाते हैं, जो अंदर से औरतें आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, जो हमारी बहनें आती हैं, उनका क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है? मतलब कि इतनी बेहिसी। एक्शन साहब मौके पे आए हैं लेकिन कोई उन्होंने ये कहा जी हम आपका सीवरेज काट देंगे। हमने कहा जी इसका ये हल नहीं है, हम इसको आपको टैक्स दे रहे हैं, हमें सीवरेज का टैक्स पड़ रहा है
आप इसका प्रॉपर हल करें। लेकिन सुन के चले गए हैं। कहते हैं जी मतलब इसके ऊपर मैं आपको इस बारे में आगाह करूं, इस पर जब मेरी वासा हुकाम से बात हुई इस मामले के ऊपर, इस रोड के जो ख़राबी की वजह पे बात हुई, तो वासा हुकाम की जानिब से मुझे कहा गया कि इस रोड को हमें बनाए जो है वो 2 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, वासा के कागज़ों में ये रोड जो है वो इसकी सीवरेज लाइन जो है वो डल चुकी है, लेकिन इलाका मकीन आपको क्या कह लेकिन रहे वो हैं वो भी आप सुनिए। जैसे अच्छा जी, आप भूत बताइए। घोस्ट मुलाजमीन होते हैं मुख्तलिफ जगह पे, घोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे भैंसें बंदी होती हैं, लेकिन वहाँ हुकूमती कागजात में स्कूल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सड़क भी इन्होंने अपने जहन में या अपने ख्यालात में कहीं बना दी है। अच्छा हाफिज़, मुझे ये भी इनसे आपने पूछ के बताना है कि जैसे अभी हम बिजली के पानी के या वासा के बिलों की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सबके बिलों में इजाफा हुआ है। क्या इन इलाका मकीनों को भी आप इनसे पूछें कि इनके बिलों में इजाफा हुआ है, दो कि इनको फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही? अच्छा ये बताइएगा कि आपके पानी के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया है, तो अभी तक आपको उस हिसाब से फैसिलिटी भी मिल रही है कि नहीं मिल रही वासा हुकाम की जानिब से, ये बताइएगा। ऐसी वैसी तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। आपने तो वो देख लिया वीडियो में, जैसे कि ये पानी खड़ा रहता है और वो बिल्कुल ना, जब बारिश हो जाती है वैसे भी हमारे गटर तो वैसे दिनों में उबल रहे हैं, तो काफ़ी हम कंप्लेन वगैरह करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आजकल मरीम नवाज साहिबा ने लगाया हुआ है कि वो जो है मानसून का, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये मानसून का पानी हमने निकालना है, गटरों का कोई निकालना है। गटर मैंने दिखाए हैं वीडियो में, आगे उबल उबल के बाहर आ रहे हैं। जो भी इधर से गुजरता है बादवाएँ देते हैं सारे, वो कहते हैं यहाँ पे तो इंसान रहते ही नहीं है, क्या रहते हैं, कोई जानवर तो नहीं रहते। इतना बड़ा मेन रोड है, यहाँ जो शॉर्टकट है सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, आपने देखा हो वीडियो में। तो बहुत जो है नाकिस निज़ाम है वासा वालों का। हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, फिर वो आते ही नहीं, आते हैं तो काम करते नहीं हैं। बड़ा उनका मसला बना हुआ। वैसे तो वो ये बताइए कि आपको पानी का बिल आता है, सीवरेज का बिल भी आता है, लेकिन उसके बाद भी आपका मसला नहीं हल होता? बिल्कुल मसला नहीं है, टैक्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं वो हल कर रहे हैं। ये तो बहुत निज़ाम जो है ना ख़राब सिस्टम इनका जो है ना, इस ख़ास तौर पर ये जो ताजपुरे वाले वो है ना अपने वासा वाले, वो इनको जाते हैं उनके पास तो कोई ऐसे अमली शक्ल जो है ना कोई नहीं अपनाते, बस वो ऊपर से कह देते हैं हम आ रहे हैं लेकिन आते नहीं हैं। मैं खुद बजाते गया हूँ और मैंने वो पोर्टल जो वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है उस पर भी मैंने मैसेज किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। तो ये बड़ा निज़ाम इनका ना। यहाँ पे मुझे कुछ बुजुर्ग शहरी भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा आप बताइए कि आपकी भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आप आगे मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर बुजुर्ग शहरी भी पानी में गिर जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए तो गिर जाते हैं। ये देखें, मैं जहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ, गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, वापडा में जॉब करता हूँ, टैक्स पेयर हूँ और 2 साल से शिकायत कर रहे हैं। मैंने वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल पे भी शिकायत की है और 2 दफ़ा शिकायत करने पे उन्होंने आगे से वैसे ही फर्जी तौर पे डान लिख दी है, लेकिन मैंने उनको दोबारा फिर कहा है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले ये आगे बर्फ़खाना चौक है, उससे गुजापीर रोड की तरफ कोई तकरीबन 200 गज जो है वो उन्होंने गली बनाई है। जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुआ है उस दिन से मशीनरी वगैरह और सारा मटीरियल आप देखें, ये मटीरियल पड़ा हुआ है, उस तरफ भी पड़ा हुआ है, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो नहीं आते। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो MP हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ना दूसरा सुलेमान रफ़ीक साहब, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया है और 2 दिन उधर उन्होंने काम किया है, वासा वालों ने करवाया है, उसके बाद फिर गायब हो गए। तो अभी हमारा घरों से निकलना जो है वो भी महाल हो चुका है। हम घर में किसी को हाफिज उस्मान, आप इनमें से किसी बुजुर्ग शहरी से कहें कि ये अपना हमारे प्लेटफॉर्म से मरीम नवाज साहिबा हों, MP जिस तरह सलमान रफ़ीक साहब की इन्होंने बात की है, कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, अपील करना चाहें? अच्छा आप हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहें वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ को, तो आपकी आवाज़ वो सुन रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? सर हम वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला बड़ा देरीना है। एक बार हमने वासा में दरख्वास्त भी दिया है वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल को, जो अभी भी पुरानी हो गई है, यानी 4-5 साल से। हमारी गली जो है ना जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के वक़्त में पक्की हुई है और उसी तरह ही खस्ता हाल में, यानी पक्की तो कर दी उन्होंने, लेकिन बाद में जब ये गटर सिस्टम जो है ना दूसरे से अटैच हुआ है तो सारा पानी वापस हमारी तरफ आ रहा है। तो पूरी आवाम को तकलीफ है। अभी अभी आप माने या ना माने, एक बूढ़ा आदमी अभी अभी गिरा है ये बारिशी पानी में और फिर उसको उठा के अस्पताल ले गए हैं। तो हमारी अर्ज़ है कि ये मसला हमारा बड़ा देरीना है। ये बजरी भी पड़ गई है, इधर तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ये बजरी पड़ी हुई है, ना तो गली को पक्का कर रहे हैं ना रोड को पक्का हो रहा है
और वासा वाले भी हम बुला लेते हैं, उनको दरख्वास्त भी करते अल्लाह हैं, करे लेकिन कि इधर इनके से मसाइल आके हल चले हों। जाते हैं। थैंक यू वेरी मच हाफिज़ उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है इलाका मकीनों को परेशानी तो है, क्योंकि बुज़ुर्ग शहरी हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जो इसी गंदे पानी से गुजर के जाते हैं, और फिर ज़ाहिर है इस गंदे पानी की वजह से जो बीमारियाँ, जो ताफुन फैलता है, और फिर वहाँ पे लोगों का रहना किस कदर महाल होता है। सो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने का मकसद नहीं है, अब लोगों की आवाज़ को ही उठाना है, ताकि मसाइल अगर हाईलाइट हो रहे हैं तो उनको सॉर्ट किया जाए, लोगों की मुश्किलात का हल किया जाए। ऑलरेडी बड़ी परेशानियाँ हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जिनको सॉर्ट होना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ये। सो आई होप कि हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज जो इंतज़ामिया तक पहुँचेगा। और MD वासा साहब से भी हम अपने तौर पर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, दो कि वो आए नहीं हमारे शो में, लेकिन देखें जी ये ताजपुरा का इलाका है जहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना है, उनकी मुश्किलात का हल निकालें। और इस तरह का ये एक इलाका है जो आज हमने आपको दिखाया है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के मसाइल मौजूद हैं, और सीवरेज का निज़ाम अगर ना बेहतर हो तो वहाँ के जो लोग अजियत से गुजरते हैं आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करें, दो के हमारे टॉपिक जो कल हमने डिसाइड किया था उसमें यही था कि जो एक स्टोर का वाक़या सामने आया जिसमें दो ख़वातीन ने, एक जो वहाँ पे लड़का काम करता था उस पर तशद्दुद किया, उस तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आई जिस पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट आरा थी कि जी लड़कियों ने ज़्यादती की है, कुछ कहते हैं जी लड़के ने कोई आवाज़ कसी थी जिसके बाद रिएक्शन आया। सो इस पर हमारे जो पब्लिक TV का डिजिटल है उस पर हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इन्होंने इंटरव्यू किया मुख्तलिफ लोगों का वहाँ पे जो उस वक्त मौजूद भी थे, शॉपकीपर था, जो इर्द गिर्द स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ की जो ख़वातीन आती थी उनसे भी इस हवाले से बात की। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि आज इस टॉपिक को हम बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल रात को, इनफैक्ट कल शाम के वक्त हमारी जो साथी कॉलीग हैं आयशा जहांजेब, उन पर भी तशद्दुद का एक वाक़या सामने, उनके शौहर ने उनको बहुत बुरी तरीके से मारा, जिस पे उन्होंने रिपोर्ट किया और उनकी पिक्चर्स आई जो कि बहुत ही खौफनाक किस्म की पिक्चर्स थी, क्योंकि जिस बेदर्दी से उनको मारा गया किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये आजकल के माशरे के अंदर हम देखते हैं कि एक एम्पावर ख़ातून हो या जैसी भी वर्किंग वुमेन है या हाउस वाइफ है, उसको इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाना इट्सेल्फ एक बहुत अलार्मिंग बात है कि आम घरों में बैठी शायद ख़वातीन उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाती। आयशा चूँकि एक वर्किंग वुमेन थी और उनमें थोड़ी इतना हौसला था कि वो मंजर आम पर आएँ, बहुत सारी ख़वातीन के अंदर नहीं होता। तो आज हमने इसके दोनों पहलुओं पर बात करनी है कि हमारे माशरे के अंदर जहाँ हम ख़वातीन को ये प्रिविलेज देते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे ख़वातीन अपने इस प्रिविलेज को कह लें या इस एक पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं डैमेज कर लेती हैं खुद। दो के उनका जो स्टोर वाले वाक़े की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ कि वहाँ पे ख़वातीन का उस लड़के को मारना किस हद तक जस्टिफाइड था, मैं नहीं समझती कि आप किसी पे इस तरह से वायलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से कमेंट आया है या क्या मुहर्रिकात हैं, इस पे हम ज़रा अपने नुमाइंदे से बात कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त एहसन ज़फ़र मौजूद हैं, पब्लिक डिजिटल के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एहसन, आपका भी। और इसके साथ साथ अफशा तहसीन बाजवा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अफशा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जानिब आने से पहले एहसन से थोड़ा सा इस वाक़े के हवाले से डिटेल्स ले लेती हूँ, क्योंकि कल इन्होंने इंटरव्यू किया है। एहसन, पहले तो आप मुझे बताइएगा कि कल आपने एक रिपोर्ट भी आई डिजिटल के ऊपर पब्लिक न्यूज़ के, सो क्या वाक़या हुआ, फिर आपने उसको जो जाके वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, क्या लोगों की राय थी इस हवाले से कि वहाँ पे ये वाक़या जो पेश आया है इसमें किसकी गलती बज़ाहिर नज़र आ रही है? अच्छा अर्मिला, पहले तो सबसे पहले मैंने वो वीडियो देखी, जब वीडियो के ऊपर सर्चिंग स्टार्ट की तो पता लगा, FIR मेरे पास आई और पता लगा ये गार्डन टाउन में एक निजी पेट्रोल पंप है, जहाँ पे टक शॉप में ये वाक़या पेश आया। और मैं जब फिज़िकली वहाँ पे गया तो कुछ देर वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो यूसुफ है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया 3 लड़कियों की जानिब से, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो आधे घंटे में मतलब पुलिस स्टेशन से आ जाएगा, उसकी जो FIR है उसको खारिज कर दिया गया था। ठीक है। तो मैं वहाँ पे वेट करता रहा, लेकिन यूसुफ को सामने नहीं आने दिया गया। जबकि मैनेजर के साथ मेरी बात हुई, उनके साथ इंटरव्यू किया और मौके पे जो कैशियर मौजूद थे,
यूसुफ बेसिकली उनका हेल्पर था, कैशियर का। ठीक है। तो वहाँ पे मौके पे कैशियर मौजूद थे, उनसे पहले बात हुई। उन्होंने कहा कि रात 7 जुलाई का ये वाक़या, रात 1 बजे कुछ ख़वातीन आती हैं जो कि कॉफ़ी लेती हैं और कुछ सामान लेती हैं। तो यूसुफ जो है वो आपस में, कैशियर और आपस में यूसुफ किसी मजाक करते हैं और उसके ऊपर हंसते हैं। तो ख़वातीन को लगता है कि इन्होंने शायद हमारे ऊपर हंसे हैं या कोई बात की है, उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद करना स्टार्ट कर देती हैं। जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि और लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, एक बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर भी मतलब वो बोलने लग गई और इस तरह से तो काफ़ी तशद्दुद किया। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि यूसुफ, जब मैनेजर से मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये बताया कि हमारा पैचअप हो गया और यूसुफ की जो दरख्वास्त है, जो FIR थी, उसको खारिज कर दिया गया पुलिस की तरफ से और सुलह कर ली गई है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि जबकि आम शहरी एक है, आम शहरी जब FIR करवाने जाता है तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग पार्टी नज़र आती थी। इन्होंने जब गए एक ही दिन में FIR हो गई है और यूसुफ को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और उसको वहाँ पे मारा भी गया, हालांकि उसकी गलती नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने यूसुफ से बात करने की भी कोशिश की वहाँ पे, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि यूसुफ कोई मौक़िफ़ नहीं देगा, मंज़िर आम पर नहीं आएगा और उसको हमने गांव भेज दिया, छुट्टियों पे भेज दिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि पेट्रोल मालकान यूसुफ के साथ खड़े हुए थे और एक गरीब है जिसकी मेरे ख्याल से आमदनी थी 10-12 हज़ार, ठीक है, और उसके ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया। ख़वातीन के लिए हकूक़ होने चाहिए, लेकिन कुछ मुलाजमीन के लिए भी हकूक़ होने चाहिए। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे मैं अफशा साहिबा से ज़रूर आए चाहूँगी। अफशा साहिबा, जैसे अभी एसएन ने बात की है, अब दो के हम इसके मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, क्योंकि हम डिजिटल के ऊपर भी फॉलो करती रही हूँ मैं स्टोरी को। कुछ लोगों का कहना था कि जी उसने उन पर आवाज़ें कसी हैं, उनको कुछ नाजेबा अल्फाज कहे, इसीलिए उन्होंने आगे से रिएक्शन दिया। आपको लगता है कि इस रिएक्शन ने कहीं ना कहीं कोई चीज़ों को ख़राब किया है, मामलात को? जी, थैंक यू वेरी मच उर्मिला। और बहुत ही अहम वाक़या है और आज ही के दिन दो ऐसे इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद और ख़वातीन कहीं पे तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो मैं तो इस तमाम वाक़यात में, चाहे वो ख़ातून है या चाहे मर्द है, असल में ये पावर इम्बैलेंस का मसला होता है। जहाँ जहाँ पे जिसके पास ताकत ज़्यादा है, चाहे वो औरत होगी मर्द होगी, वो इसका इस्तेमाल करेगा। इस तमाम जो अभी एहसन ज़फ़र अपना जो मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, उन्होंने ये तो बताया कि मारपीट हुई और जो एक वाक़या हुआ, लेकिन हमें लड़कियों का पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रांगली अभी तक किसी ने नहीं बताया कि लड़कियों ने मारपीट क्यों की। एक बात समझ आई कि उन्होंने आवाज़ें कसी थी। सबसे पहले तो मैं, चाहे औरत मर्द पे तशद्दुद करे या मर्द औरत पे तशद्दुद करे, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करूंगी। Exactly, ये कोई हमारे माशरे में कोई एक इंसानियत के हवाले से कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं है, कोई हमारी जो एक नेशन का कोई एक तरीक़ाकार नहीं है और फिर पढ़े लिखे लोगों का तरीक़ाकार नहीं है। और ख़ासकर जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है उसके पास और बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी बात को असर्ट करने के, या अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा देने में या दिलवाने में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी जो ये जो इमेजेस नज़र आ रहे हैं इस वक्त फुटेज में, मैं देख भी रही हूँ, तो उसमें वो ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुई हैं जी, काफ़ी ज़्यादा, जैसे उन्हें किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है। अब ये बात डिटरमिन करने वाली है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा हाइपर नज़र आ रही हैं। और हाइपर उस वक्त बंदा नज़र आता है जब कोई चीज़ उसकी मर्जी के खिलाफ हो। ये मैं साइकोलॉजिकली आपको एक बात बता रही हूँ कि जब कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लगे तो फिर आप उसके अगेंस्ट इस तरह हाइपर होके तशद्दुद करेंगे, गाली देंगे, मारपीट करेंगे। तो इस तमाम चीज़ के सिनेरियो में मैं यही कहूँगी कि कोई भी हो, ये जो जेंडर की हम बात करते हैं, जेंडर को हम ख़वातीन कह देते हैं। जेंडर चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, सन्फ का नाम है। जेंडर में चूंकि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन मर्दों से बहुत ज़्यादा, उनकी रेशो ज़्यादा है तशद्दुद के हवाले से, या उनके ऊपर ज़्यादा वो अफेक्ट होती हैं, तो इसलिए वो एट पार नहीं है सोसाइटी में, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में। इसलिए इमेज जेंडर के हवाले से ख़वातीन पे ही आता है। तो ये दोनों बातों को, इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वो क्यों चला गया, वो सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर एक बात हकीकत है और अगर उन लड़कियों ने गलत भी किया है तो फिर भी अगर मालकान खड़े भी हैं तो उस लड़के को सामने लाना चाहिए।
उनकी एब्सेंस में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक तरह के अपने क्योंकि point of एक view दे रहे मौक़िफ़ हैं। नहीं तो आया सबसे पहले तो सामने, उन सबकी एक लेकिन strong मैं statement आनी आपकी चाहिए। इस बात से एग्री करूंगी कि हम किसी एक पार्टी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर ख़वातीन ने किसी फ्रस्ट्रेशन या एक हाइपर होने का मुजाहरा किया तो उसके पीछे भी ज़ाहिर है कोई लॉजिक होगी, और उनके मुताबिक कल मैं डिजिटल पे एक खातून हमारी है मरियम नफीस साहिबा, उनकी स्टेटमेंट कोट, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी लड़के ने उनके ऊपर गलत जो जुमले वो कसे, जिसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। और आपकी बात मैं यहाँ पे इस बात को वाइंड अप इस तरह से करूँगी कि अगर किसी की भी गलती है तो वायलेंस करना या मारना इज़ नॉट जस्टिफाइड इन एनी वे, चाहे वो खातून मार रही है या मर्द मार रहा है, उसमें कोई इसमें आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अच्छा अफशा साहिबा, मैं आपसे आयशा जहांजेब वाले केस के ऊपर भी आऊँगी। आयशा को हम पर्सनली भी मैं जानती हूँ। आयशा एक बड़ी एम्पावर्ड ख़ातून है, अपने बच्चों को बहुत बेहतर अंदाज में देख रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं और बहुत जो कह लें एक वोकल पर्सन है व्हेन इट कम्स टू मीडिया पे आना और सारी चीज़ें। कल जिस तरह से उनकी पिक्चर्स आई, जिस तरह से उनको मारा गया, जिस बेदर्दी से मारा गया, ये तो आयशा वो ख़ातून है जो शायद मीडिया पर आती हैं तो उन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो एम्पावर्ड नहीं है उनके ऊपर घरों में जिस तरह का सलूक हो रहा है वो भी तो एक बड़ी खौफनाक बात है। जी उर्मिला, इस वक्त बहुत मुझे तकलीफ़ हुई जब ये तमाम आयशा के इमेजेस हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखे। एक बहुत ही पढ़ी लिखी, आर्टिकुलेट, वोकल, और कितनी ख़वातीन है पाकिस्तान में जो इतना उनके पास स्पेस है कि वो आ सके, आटे में नमक के बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं आयशा के इशू से आने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उस पर बात करना चाहूँगी। ख़ासकर पहले तो मैं दुनियावी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हूँ कि आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो कहते हैं पूरी दुनिया में तशद्दुद होता है और अगर इस तशद्दुद को ख़त्म करा जाए तो 300 साल लगेंगे। ये एक इंटरनेशनल UN की रिपोर्ट में मैंशनड है। अब पाकिस्तान में आते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट है 2022 की, उसके अंदर पाकिस्तान 146 ममालिक में से 145वें नंबर पे है। आप सोचें कि हम इस वक्त हमसे पहले सिर्फ अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें तशद्दुद के हवाले से सबसे ऊपर है, वरना अफगानिस्तान के बाद दुनिया में हमारा मुल्क पहले नंबर पे आ रहा है तशद्दुद के हवाले से। दूसरा, मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी मैं आपको बता दूं कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 7 परसेंटाइल नीचे चले गए हैं। हम 192 में से 161वें नंबर पे आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप रूल ऑफ लॉ पे देखें तो पाकिस्तान जो है 140 में से 129वें नंबर पे आ रहा है। तो आप बताएं कि हम जो पाकिस्तान के माशरे में जितना तशद्दुद है औरत के ऊपर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये बहुत सारे केसेस तो आते ही नहीं है मीडिया पे, क्योंकि सोशल स्टिग्मा है। बहुत इक्का केसेस आते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अगर इतनी पढ़ी लिखी, इतनी रेनाउंड, इतनी एक तरह का उनका एक पावर है, स्टेटस है, अगर वो खातून इतनी बेबस नज़र आई है तो इस मुल्क के अंदर जो ख़वातीन सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है, डिपेंडेंट है, तो वो कितना सफ़र करती होंगी और जो मंजर आम पर नहीं आती। थैंक यू वेरी मच अफशा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक के ऊपर में ज्वाइन किया। अफशा तहसीन बाजवा ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी, और एहसन ज़फ़र हमारे डिजिटल के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ ने, उन्होंने इस मौक़िफ़ दिया अपना सारे मामलात को। और ये ख़वातीन पर जो तशद्दुद का मामला है ये कोई अभी की बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन वाक़यात के ऊपर एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, एक मिसालें कायम होनी चाहिए कि एक खातून जो इतनी रिनोड या पावर जैसे अफशा साहिबा ने कहा उस पर अगर ये हो रहा है तो फिर जो घरों में बैठी ख़वातीन हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है उनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, क्रिकेट के हवाले से हम आज बात करेंगे। अब कुछ जिस सर्जरी का मोहसिन नकवी साहब ने जिक्र किया था उस सर्जरी के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। वो असरात ऐसे आ रहे हैं जी कि PCB ने नाकिस कारकर्दगी पर जो साबिक क्रिकेटर है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, उनको
सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिया, जबकि सिलेक्शन कमेटी के दीगर 3 अरकान जिसमें मोहम्मद यूसुफ है, असद शफीक है और बिलाल अफजल है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए जी अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज ने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी के रुकन तौर पर फैसले किए थे उन्होंने, अगर सबको यकसा इख्तियारात हासिल थे तो सिलेक्शन कमेटी का 1 वोट 6 पर कैसे भारी हो सकता है? ऐसा क्या हुआ? क्या किसी और पीसीबी के मेंबर के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेगी पीसीबी या नहीं, या सिर्फ ये सज़ा जो है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक तक ही महदूद रहेगी? इसी पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो नया फार्मूला आया जी, सिलेक्शन कमेटी का नया फार्मूला, उस फार्मूले के तहत जी आप दोनों सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो दोनों फॉर्मेट्स के कोचेज़ हैं वो शामिल होंगे, उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक साहब भी इसमें हिस्सा होंगे। जिस फॉर्मेट की सिलेक्शन होगी उस फॉर्मेट का कैप्टन भी उसके सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल होगा। सो ये जो नया फार्मूला है ये किस हद तक कामयाब होगा, और ये जो हटाया गया है जिस पर रद्द अमल भी आया है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का, इस पर भी बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस, जिस सर्जरी का मोहसिन नकवी साहब ने उस जो टॉप 8 में पाकिस्तान नहीं गई थी उसके बाद जिक्र किया था कि टीम को बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, वो सर्जरी अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज से शुरू हुई है। क्या समझते हैं, सर्जरी के असरात होंगे कुछ अच्छे, कोई रिकवर करेगा मरीज़? अरबला, एक चीज़ तो अच्छी हुई है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़े बकरे ज़िबा हुए हैं, छोटे बकरे ज़िबा नहीं है, क्योंकि हमेशा या तो प्लेयर ज़िबा होते हैं या तो कोच आपका जौन सा है वो हमेशा ज़िबा होता है। सिलेक्शन कमेटी या अगर पूरे ओवरऑल की बात करें उनको ज़्यादा नहीं छेड़ा जाता, तो इस दफ़ा एक स्टेटमेंट जौन सी है वो बड़ी तगड़ी है। अब तक अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो एक अच्छी बात लगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो से जिस तरीके से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक अच्छी बात कि आपने 30 बंदों को बुलाया हुआ था, मुलाकात भी की। आगे पाकिस्तान क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट स्पेसिफिकली बात करूं तो उसके ऊपर लाएमल किस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को इतना तगड़ा हम बैकअप प्लेयर्स के साथ करें, तो उस पर मुशावरत हुई। लेकिन उस पर थोड़ा सा अगर सेकंड ओपिनियन की बात करूं तो अगर वो 30 बंदों की बात करूं, काबिल एहतराम है, पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट्स पे किया है। हम आगे आने वाले जो क्रिकेट की बात करते हैं, हम करते हैं डाइवर्सिटी की, हम बात करते हैं एग्रेसिव क्रिकेट की, जिसपे 130-140 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन की बात करते हैं। वो चीज़ थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हुई कि जो मॉडर्न डे क्रिकेटर है वो उसके अंदर मौजूद नहीं था, जो कि बता सकता है, जिसने T20 के अंदर ज़्यादा सर्व किया पाकिस्तान को। लेकिन अच्छी बात, वहाब रियाज की बात करें, 8-9 महीने से आपको पता है पाकिस्तान, शायद उससे ज़्यादा अरसे की बात करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के अंदर वो आपको पता है मुंसलिक थे, चेयरमैन के साथ उनके बड़ी करीबी आपको पता है वाबस्तगी भी थी। और अच्छी बात है कि नज़र आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनसे एक स्टेटमेंट बनाना चाहता है यहाँ पर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मींस बिजनेस हो गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट 3 साल के अंदर आपको पता है जो मामलात ख़राब हुई है, वही टीम है जिसने फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई किया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दुबई के अंदर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। सब एक बात करते थे कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है पाकिस्तान, इसको कोई बीट नहीं कर सकता T20 में। एक डाउनफॉल क्यों आया? क्योंकि आपने कप्तानी को छेड़ा, आपने ओपनिंग डिपार्टमेंट को छेड़ा, अपने मिडल ऑर्डर को आपने बहुत ज़्यादा तंग किया, तो ये चीज़ें अनस्टेबिलिटी आपकी नज़र आई है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, अरमला मैं बार बार इस चीज़ पर जोर देता हुआ, अकाउंटेबिलिटी खाली नेशनल टीम तक नहीं होती, फिर आप डोमेस्टिक से आप रीजन से आप क्लब क्रिकेट को भी स्क्रूटनी के अंदर लेके आते हो। हमारे यहाँ तो एक ढांचा है ही नहीं ना, क्लब क्रिकेट की बात करें या हम अगर यूथ क्रिकेट की बात करें, हमारा तो ढांचा है कोई नहीं। जब आप इंडियन टीम की बात करते हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, उनको 100 साल हो चुके हैं उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, काउंटी की या रणजी ट्रॉफी की बात करें, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी बहुत साल हो गए हैं, लेकिन हम हर साल कुछ ना कुछ उसमें एक शुर्री छोड़ते हैं उसको चेंज करने की, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका कोलैप्स कर जाता है। अवैस, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगी, जैसे आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और आपको लगता है कि इस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से अभी जो हमने टीम के अंदर मसाइल देखते हैं कि वही बात है कि PSL से एक प्लेयर को जज करते हैं और फिर नेशनल टीम में उसको शामिल कर लेते हैं और फिर वो डोमेस्टिक खेलता नहीं है, उसका उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता। इस सवाल के साथ ये जो स्क्रूटनी या जो आप जिस अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि टीम के अंदर भी होनी चाहिए? क्योंकि जितना मेस हमने इस टीम की आपस में कोऑर्डिनेशन में देखा है या जो इख्तलाफात बार बार सामने आए, कुछ जगहों पे तो वो इख्तलाफात ऑब्वियस भी हुए हैं, ये नहीं ढके छुपे के खबरें आई। सो ये टीम के अंदर भी इन चीज़ों को मैनेज करने की बहुत अशद ज़रूरत है। देखिए अरमला, जब आप बात करते हैं ना स्क्रूटनी की, खास करके टीम की अगर आप बात करें, मैंने कहा ना कि हमेशा अकाउंटेबिलिटी कप्तान ही बेचारा देता। अभी भी आप देखें कुछ 1-2 क्रिकेटर्स आपके हैं, स्पेसिफिकली क्रिकेटर की बात करूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा, काबिल एहतराम है मेरे लिए, सोशल मीडिया चैनल्स पे उनका बार बार
बता रही है कि जी बहुत ज़्यादा चांसेस दिए कि हमारे टाइम पे तो इतना चांस दिया नहीं जाता, साथ ही साथ वर्ल्ड कप के बाद कप्तान को उतार दिया जाता था। मुझे इशारा समझ में आ रहा था कि वो कहाँ जाके जुड़ रहा है। शहीनशाह अफरीदी के मामले में बात करूँ तो एक चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी ऐसा टीम, ठीक है वो हमारे स्टार हैं, हमारी टीम है, हमारे का सासा है, लेकिन हमें एक खुदारा समझना पड़ेगा हमारे जो सो कॉल जो क्रिकेटर्स बैठते हैं टीवी के ऊपर, या हमारे जिनको शायद टेप बॉल भी ना खेली हो, वो तज्जियाकार बैठे होते हैं, वो एक बात करते हैं कि जी लीग क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी कप्तानी की तो पाकिस्तान के लिए वो साजगार रहेंगे। भाई लीग क्रिकेट की कप्तानी एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। जब आप की कप्तानी करते हो उसके अंदर प्रेशर सिचुएशन, आपको अपने आप को ग्राइंड करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता। आप हर किस्म की लेयर्स के साथ गुजरते हो, वो आपको नजर भी आया था। मैं लिटरली उस हक में नहीं था। आपके याद होगा प्रोग्राम में मैंने एक दफा बात की थी कि जिस तरीके से बाबर को उतारा गया तब भी उस हक में नहीं था, शाहीन को उतारा गया तब भी वो ठीक आपने नहीं किया। आपने इंस्टेबिलिटी पैदा की है ना। एक इंसान है, उसके दिमाग में आएगा इसने मेरे खिलाफ कोई साजिश किया, उसने की, ये मामला तब आपके सामने नजर आ रहे हैं। कल एक रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि शहीनशाह अफरीदी टीम के साथ इतने अच्छा रवैया नहीं है, मैनेजमेंट के साथ अच्छा रवैया नहीं है। यहाँ से बहुत सी चीजें आ रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की अकाउंटेबिलिटी करें। डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर, ये जो एक तजवीज बहुत अच्छी सलमान भट्ट ने कल दी कि 5 मैचेस जो उनसे एटलीस्ट डोमेस्टिक के खेल के फिर लड़के को पाकिस्तान में आना चाहिए। मैं कहता हूँ ज्यादा हूँ, इंडिया की टीम की बात करें तो लड़का उनका 60-60, 50-50 नहीं तो 30 डोमेस्टिक मैचेस रणजी ट्रॉफी के खेला हुआ है। आपके जो लड़के इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं वो कितने ज्यादा खेले हैं? पीएसएल खेले में ज्यादातर, वो पीएसएल खेले में ना, पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर फिर मैं उसमें हक में था कि उस्मान खान को चांस दें, लेकिन फिर वही होगा जो पीएसएल के अंदर आपके उस्मान खान साहब की परफॉर्मेंस थी, आपने पाकिस्तान खिलाया, साफ पता लगा कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जहाँ पर डोमेस्टिक की बात करें वो अपने आप को रगड़े में एक बंदा और प्रेशर सिचुएशन। अच्छा, अभी ये मोहसिन नकवी साहब ने, आप डोमेस्टिक की बात करें, मुझे ये पॉइंट है कि 45 कैंप्स उन्होंने कहा है जी हम लगाएंगे मुल्क भर के अंदर, हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे एज यू सेट के मुख्तलिफ जिन बड़ी टीम्स की हम बात करें, वो इतने अरसे से उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहे हैं, वो खड़े किए उन्होंने, उसके थ्रू वो प्लेयर्स को लाते हैं। हमें अपना सिस्टम चले, अच्छी बात है कि ये कैंप्स लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी तो वैसे टाइम रिक्वायर्ड है ना। ये ओवरनाइट तो चेंजेस नहीं आ जाएंगे, ओवरनाइट तो आप प्लेयर्स नहीं निकाल लेंगे, इट विल टेक सम टाइम, राइट? ये बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए ना, हमारा एक मसला ये भी होता है कि हम एक कोच आपको 15 दिन पहले ज्वाइन करता है, गैरी कर्स्टन की मैं बात कर रहा हूँ, और आप कहें कि जादू की छड़ी है जी वो अपना आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा, ऐसे नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ता है हर किसी को। गैरी कर्स्टन ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था तो उसको कम से कम 3 से 4 साल दिए थे इंडिया ने, तब जाके वो टीम खड़ी करके कामयाब हुआ था। और आपको देना पड़ता है टाइम, चाहे वो किसी कप्तान की भी बात करें, उसको बैकअप करके आपको टाइम देना पड़ता है। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रगड़े में गया, उसके बारे में कहा जाता था उसको कप्तानी से उतार दें या तो इंडियन टीम से उतार दें, लेकिन आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है। अगर कैंप की बात करें, अच्छी बात है, आप कुछ एंगेजमेंट लेके आ रहे हो, 12 से मैचेस आप लेके आ रहे हो, लेकिन उसमें फिटनेस टेस्ट भी आप लेके आ रहे हो। लेकिन अरमला, आजकल क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, वो इतनी ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है कि आपका जो एक फिटनेस टेस्ट है वो बेसिकली आपके ऑनलाइन सिस्टम में पड़ा होता है कि कल कोई मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ उस लड़के को जाके कि पिछले हफ्ते अवैस की फिटनेस ये थी, इस हफ्ते अवैस ने, या 15 दिन के बाद अवैस ने। आप अवैस ही अलमिया देखें कि एक इतना बड़ा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हमें याद आया कि ओहो ये जो प्लेयर्स खेले थे इनका तो फिटनेस टेस्ट होना था, हमने तो चेक ही नहीं किया। अब वो फिटनेस टेस्ट उस पोस्ट टूर्नामेंट हम ले रहे हैं। ये कितना अलार्मिंग एक चीज़ है कि एक फिटनेस एक स्पोर्ट्समैन की, एक प्लेयर की सबसे पहली चीज़ होती है। देखिए, गिलिस्पी की अगर बात करूं, जब ये वो टेस्ट टीम के जो अपना कोच भी बने हैं, अभी वो शाहीन्स के साथ जा रहे हैं, उन्होंने एक ही बात फिटनेस पे भी की कि जब आप इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आप खेल रहे हो तो उसमें तो कोई राय है ही नहीं कि आपने अनफिट रहना, आपको फिट, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि हम फिट रहे हैं। मसला सारा हमारा ये आता है कि अगर मैं दूसरी टीम्स को कंपेयर करूं, फिर मैं कंपेयर करना चाहूँगा जो दूसरी बड़ी टीम्स हैं, उनके लड़के प्री सीजन में भी अपने आप को फिट रखते हैं। उनके पास एक साइकोलॉजिस्ट होता है, अपनी पर्सनल, मैं अपना हेल्थ की बात कर रहा हूँ, उनके पास एक फिटनेस ट्रेनर होता है, उनके पास पूरा एक प्लान होता है, वो पूरा साल वर्कआउट कर रहे होते हैं। हमारे कुछ लड़कों का, मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हमारे कुछ लड़कों का एक मसला होता है कि वो देखते हैं कि जब पाकिस्तान टीम का कैंप लगेगा उससे पहले फिटनेस स्टार्ट करते हैं या फिटनेस टेस्ट जाके देते हैं कैंप के अंदर कि यार चलो देखेंगे कि क्या मामला होते हैं। इतने मैंने आपको कहा ना कि फिटनेस टेस्ट का एक प्रॉपर अब क्राइटेरिया हो चुका है, मतलब कि आपके पास ऑनलाइन हर चीज़ पड़ी होती है। एक स्काउटिंग का अल्फाज यूज़ होता है, वो खाली फुटबॉल में नहीं, क्रिकेट के अंदर भी आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंसेस
उसका एक हीट मैप होता है जो आपने बेसिकली जीपीएस वेस्ट पहनी होती है कि वो बता रहा होता है कि इसका हीट मैप कहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं या कहाँ पर वो ज़्यादा रेंज उसकी है जो वो परफॉर्म कर रहा है, वो सारा कुछ पड़ा होता है जहाँ से आप लड़के का पूरा एक बायोडेटा निकालते हो। ये जो 1200 मैचेस हो रहे हैं या फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? मैं ये तो कह रहा हूँ कि इसको बैकअप कहाँ रखा जाएगा कि कल कोई मैं जाके डेरा मुराद जमाली इस्लामाबाद से बैठ के डेरा मुराद जमाली का लड़का मैं चेक कर सकता हूँ कि यार उसका फिटनेस क्या था, क्या उसका क्राइटेरिया है, कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है। ये चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी अब जाके। आपको वही अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ के पाकिस्तान क्रिकेट बहुत तगड़ी डिपार्टमेंट है। अच्छा, वैसे मेरा सवाल अब अगला ये आता है कि देखिए आपने कहा कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि एक्सेस हो, पता हो एक लड़का है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फिटनेस कैसी है, मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन इस सारे सिस्टम को डू यू थिंक कि हमें इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक ऐसा हेड या मैनेजमेंट के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो खुद क्रिकेट खेल कर आए हों, जिन्हें आइडिया हो कि सिस्टम के अंदर क्या फ्लॉज हैं, हमें इसको किस तरह से बेहतर करना है, एक राइट मैन फॉर द राइट जॉब? या ओवरऑल मैं सिर्फ एक चेयरमैन की बात नहीं कर रही, मैं मैनेजमेंट की भी बात कर रही हूँ जो वहाँ पे लोग हैं। क्या उन क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है जिन 30 से मुलाकात किए? शायद उसमें कुछ तो ऐसे होंगे जो क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, इस फॉर्मेट को भी। मैंने कहा ना कि काबिल एहतराम है, 30 के 30 या आपने 35 बुलाया तो जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आसान चीज नहीं है पाकिस्तान जब बात करें प्रेजेंटेशन है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है? मैंने कहा ना कि जब आप इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, एक बैरियर आपने तोड़ा था, मैं उसका नाम बनने का नहीं लूंगा, कि आप उसको क्रिकेट के अंदर लेके आए, आपने उसको टीम मैनेजर भी साथ रखा, वो एक्स क्रिकेटर नहीं था लेकिन मैनेजमेंट में बहुत तगड़ा था। उसको एक चीज का पता था कि यार अगर यहाँ से मैं गया तो मेरी जॉब सिक्योर्ड है, मुझे परेशानी नहीं, मैं यहाँ पर बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमारे मसला ये होता है कि जो हम लोग ज्यादा जोड़ते हैं ना पाकिस्तान टीम के साथ, उन बेचारों को अपने लाले पड़े होते हैं कि यार पता नहीं मैं निकला यहाँ से तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा अलमिया ये यहाँ पर एक ये है। दूसरा, हमारे जितने भी बड़े क्रिकेटर्स यहाँ पर हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, फिर मैं कहूँगा मुझे समझ नहीं एक बात आती जब आप बात करते हो कि हमने पाकिस्तान टीम को ऊंचाइयों तक पहुँचाना है या हमने वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। अंडर 19 लेवल होती है एक ग्रुप स्टेज जहाँ से आप इंटरनेशनल की तैयारी करते हो। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं अंडर 19 के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहता? राहुल द्रविड़ अंडर गेट पेड वेल, वैसे पता है एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी एंड कमर्शियल एस्पेक्ट। अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्यों परफॉर्म करेंगे? मैंने अरमला वही चीज बात की ना कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट को वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए राहुल द्रविड़ है ना एग्जांपल, आज कहां पर इंडियन टीम को लेके गया है 2000, चाहे उस लेवल की मैं बात करूं, वो अंडर 19 के लड़के हैं। 70% आपके इंडिया के अंदर लड़के वो हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडियन टीम अंडर 19 को। इस वक्त इंडिया टीम के पास है जो बैकअप प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं जिम्बाब्वे में, जहां पर कल जिम्बाब्वे ने उनको शिकस्त दी एक मैच के अंदर, वो भी लड़के अंडर 19 का प्रोडक्ट हैं। आप अंडर 19 पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। आपके पास यूनुस खान आए थे, बहुत बड़ा नाम है अंडर 19 का, फिर आप इख्तियारात नहीं देते, तो ये बहुत बड़ा मसला है। यानी आपको इन्वेस्ट करना है अपने उस स्ट्रक्चर पे जिसने आगे जाके नेशनल टीम के अंदर आना है, उन प्लेयर्स ने, उन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि हम पीएसएल से प्लेयर उठाएं और उस पर इन्वेस्ट करें, उसको टीम का हिस्सा बना लें। वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका स्ट्रक्चर, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इन द मॉर्निंग सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पे हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे। भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जनाब। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसका मसला ये है कि हमने इसको मसला अभी तक समझा ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आबादी के लिहाज से 4 बड़े ममालिक जिनमें चीन, अमेरिका, भारत और इंडोनेशिया शामिल है, पाकिस्तान आबादी में इजाफे की रफ्तार सबसे ज़्यादा है। अगर इस आबादी के इजाफे को, रुझान को ना रोका गया तो 2045 तक इसकी पाकिस्तान की आबादी जो है वो दुगनी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये एक तशवीशनाक बात भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वर्स्ट
हैं और उनका सबसे बड़ा मसला है कि जी आबादी और वसाइल में जो बैलेंस है यानी इम्बैलेंस है वो एक बहुत बड़ा इशू है। और हमने अभी कुछ अरसे में देखा भी है कि जो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है, मैं अपने मुख्तलिफ शायद खुरनोश की बात की जाए, फलों की बात की जाए, दीगर चीज़ों की बात की जाए, उनको हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और उसकी वजह से हमारे जो इम्बैलेंस है क्रिएट हो रहा है। अगर ये मुस्तकबिल में इस चीज़ पे कंट्रोल ना किया गया तो इसके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, ओवरऑल दीगर मसाइल को लेकर। इसी पे आज हमने सोचा बात की जाए। डॉक्टर अली अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, माहिर तालीम है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो आबादी बढ़ने का एक प्रोसेस है, जाहिर है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे और जिस तरह से हम 5वां बड़ा मुल्क होना और उसमें अब आबादी का बढ़ना तेज़ रफ्तार से, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम स्टैट्स देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जो पर वुमन चाइल्ड है वो 2.4 है और पाकिस्तान जो है वो 3.5 है। तो ये देख लें कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, और एक और स्टैट्स के मुताबिक 2045 तक पाकिस्तान की जो मौजूदा आबादी है जो कहीं तो 25 करोड़ जाती है लेकिन इससे ज़्यादा है, एस्टिमेशन से ज़्यादा है, तो ये डबल हो जाएगी। तो आप ये देख लें कि 25 करोड़ का मतलब, और ये 20 साल जो है वो कोई इतना अरसा नहीं है, लंबा अरसा नहीं है। और हमारे जो वसाइल बढ़ने की जो रेशो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम इस 20 ईयर्स में गैप पूरा कर सकें। आप लाहौर को देखें, लाहौर में जो हॉस्पिटल थे वो उसकी आबादी के मुताबिक बहुत अच्छे थे। लाहौर में बड़े अच्छे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आप देखें कि आबादी बढ़ने की वजह से अब ये वसाइल बहुत कम हो गए हैं। आप हॉस्पिटल की जो हालत है, हम हेल्थ सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसे है वैसे है, लेकिन आप ये देखें कि जब पेशेंट्स की तादाद, लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है वो किस तरह से मैनेज करेगा। तो इस वजह से जब आपके पास एक नॉर्मल वर्कलोड होता है आम रूटीन लाइफ में भी, तो आप नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन जब आपका वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर डॉक्टर्स को बिल्कुल पैनिक होते हैं और आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में यही सूरत हाल है। इसी तरह आप जो भी सरकारी इदारा देखें या जो भी आप रिसोर्सेज देखें वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी खुद भी बात की, जैसे अब हमारे यहाँ एक आबादी का तनासुब जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। ये सिर्फ हम एक हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, इवन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारे हेल्थ, जो माँ और बच्चे की हेल्थ है उस पर असरअंदाज हो रहा है। फिर उसके अलावा एजुकेशन का सिस्टम है, एग्रीकल्चर आउटपुट है, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रिगर हो रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही है कि ये जहाँ हम इकॉनमी इतनी चैलेंजिंग है वहाँ पे ये वाले मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं जिनको हम केटर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हो चुके हैं, मतलब ये नहीं है। अब देख लें कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आपको 15 स्टूडेंट्स पे 15 बच्चों पे एक टीचर जो है वो एक स्टैंडर्ड है कि 15 बच्चों पे एक बैठा हुआ है टीचर। और कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनमें टीचर है ही नहीं, एक ही टीचर है और वो सारी क्लासेस को पढ़ा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, टीचर्स की बात करें, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमारे इतनी आबादी का हिस्सा बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उसमें भी टॉप कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो ये एक आबादी का इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आपकी आबादी बहुत ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज, हमारे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं बजाय ज़्यादा होने के। तो इस वजह से हमें एक दोहरे चैलेंज का सामना है। तो हमें स्ट्रेटजी ये लेनी चाहिए कि हमें आबादी को जो है वो कंट्रोल करना और रिसोर्सेज को बढ़ाना है। आबादी को कंट्रोल करना बहुत हद तक हमारे हाथ में है, लेकिन रिसोर्सेज को बढ़ाना इकोनॉमिक सिचुएशंस के हिसाब से और वैसे भी जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें हम अपने जो डे टू डे एक्सपेंस है वो बड़ी मुश्किल से मीट कर रहे हैं। और आप देखें कि हर बजट में डेवलपमेंट पे जो है सबसे ज़्यादा कट लगता है। तो डेवलपमेंट जब नहीं होगी, स्कूल्स नहीं बनेंगे, कॉलेजेस नहीं बनेंगी, सड़कें नहीं बनेंगी और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं कायम होंगी, तो फिर ये रिसोर्सेज तो और जो पहले हैं वो बजट कम होने की वजह से मज़ीद कम हो रहे हैं। तो इस वजह से एक काम हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल करें, ये हमारे हाथ में है। इसके लिए आप अवेयरनेस भी कर सकते हैं और ये एक वैसे कोई एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप किसी जो आबादी के पोर्शन को, या अगर आप इंडिविजुअल ख़ानदानी लेवल पर भी सोचें, तो जब आप किसी को प्रॉपर खुराक या हेल्थ या दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते
तो फिर आपको उनको दुनिया में लाने का कोई ख़ास जवाब बचता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की है कि आबादी कंट्रोल करने, लेकिन अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो अवेयरनेस का मसला है, फिर एक हमारा वो तबका है जिन पे शायद उस अवेयरनेस का भी उस तरह से असर नहीं होता है, जिनके यहाँ मैं जिस गरीब तबके की बात कर रही हूँ उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैमिली प्लानिंग को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर। बच्चे हैं 8-8, 9-9, 10 से बच्चे हैं, ना उनको सही खुराक मिल रही है, ना पढ़ाई हो रही है, ना रहने के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हमारे सामने चाइना का मॉडल भी मौजूद है, जिस तरह से उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया और उनकी इकॉनमी हम सबके सामने एक एग्जाम्पल है। अब तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेट लेवल के ऊपर भी तो सोचने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल तो चले हमारे सामने एक वो तबका है जो सोच ही नहीं सकता, जिसमें कॉमन सेंस, हम उस सेंस में कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं है तो वो कैसे सोचेंगे, लेकिन स्टेट तो सोचे ना। बिल्कुल, स्टेट को सोचना चाहिए, और वैसे भी पॉलिसी लेवल पर जब डिसीजन होते हैं तो उसका ही एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमारे जो स्टेट है या हमारे जो हुक्मरान है उनकी तरजीहात में ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बढ़ के बात और दूसरी जो आपने बात की कि अवेयरनेस से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो गरीब तबका है जिनके यहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम। जिस तरह जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो उतने ज़्यादा उसको कमा के लाएंगे और वो उनका सिस्टम चलेगा। तो ये भी एक सोच है जिसको बदलने की ज़रूरत है, और जब पॉलिसी लेवल पर तब्दीलियाँ आएंगी तो फिर ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। जिस तरह आपने चाइना की बात की, तो चाइना जैसे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो डिक्टेटरशिप है वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी बनाना और इम्प्लीमेंट करना आसान है रिलेटिवली, वो इन अ गुड वे भी और बैड वे भी। लेकिन पाकिस्तान जो कि डेमोक्रेसी है और इसमें पॉलिसीज़ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। फिर रिलीजन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि इसमें एक हिंड्रेंस है। ऑल दो के बहुत सारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो इसके ऊपर सामने आए हैं और वो इस पर एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि माँ और बच्चे की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप अगर किसी को दुनिया में लाते हैं तो उसके लिए ये भी आपके ऊपर मजहबी फरीज़ा है कि आपने उसकी जो ज़रूरियात है उसका भी ख्याल रखना है, परवरिश करनी है आपने उसको। बिल्कुल, जो इस्लाम में परवरिश का कॉन्सेप्ट है वो उसी वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब आप उसको प्रॉपर टाइम दें। और आजकल के मुआशरे में जब मर्द और ख़वातीन ज़्यादातर अब हमारे में ट्रेंड आना लग पड़ा है कि वो दोनों जॉब करते हैं, काम करते हैं, किसी ना किसी तरह इंगेज हैं, तो उसमें तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं फुल टाइम वाइफ नहीं है। जब अगर आप फुल टाइम वाइफ नहीं होंगे और आपके बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप एज अ पेरेंट्स भी सफ़र करेंगे और आपके बच्चे भी सफ़र करेंगे। और उसमें वो बहुत वही बात है ना कि साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अगर बच्चे को आप दुनिया में आ रहा है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उससे रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं। अभी आपने चाइना के मॉडल की बात की, दो के हम इंडिया को भी देखें, बहुत बड़ी आबादी है भारत की और वहाँ पर भी लीडिंग इकॉनमी वो इस वजह से शायद नहीं बन पाई क्योंकि आबादी को कंट्रोल करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी भी हम देख रहे हैं सूनर और लेटर दे कैन डू इट, बट क्योंकि इकॉनमी वाइज वो बेहतर कर रहे हैं और इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं कि अब वो लीडिंग इकॉनमीज़ में कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान चूँकि अभी इंडिया के मुकाबले में तो काफ़ी कम आबादी है, लेकिन हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? कौन से ऐसे इकदाम जो हमें फौरी तौर पे लेने चाहिए ताकि हम अपनी इकॉनमी भी बेहतर करें और ये जो आबादी से मुतल्लिक हमारे चैलेंजेस हैं ये भी ओवरकम हो? अच्छा, वैसे पाकिस्तान की आबादी इंडिया से बिल्कुल भी कम नहीं है क्योंकि वो लैंड का जो पार्ट है हमारे पास थोड़ा है और उनके पास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। वरना पाकिस्तान की अगर आप जो पर स्क्वायर किलोमीटर का जो एक क्राइटेरिया आबादी का उसको अगर आप करें तो पाकिस्तान इंडिया से कहीं आगे है अनफॉर्चुनेटली इस मामले में। और अगर आप ये देखें कि 1947 में जो पार्टीशन हुई है उसमें पंजाब जो है वो एक वाज़े जो दो हिस्सों में तकसीम हुआ था जो कि ईस्ट और वेस्ट पंजाब बना। आप तकरीबन रकबा जो है दोनों पंजाब का बराबर है, हमारे पंजाब का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप अगर पर स्क्वायर आबादी का जो तनासुब देखें तो वो हमारा इंडियन पंजाब से भी कहीं ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। और दूसरा ये बात है कि देखिए एक्सट्रीम जो है वो दोनों तरफ गलत है। अब देखिए हमें जिस तरह दुनिया में आबादी बढ़ने का चैलेंज है, अब बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें नेगेटिव पॉपुलेशन है। जिस तरह जापान की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जापान में जो है वो नेगेटिव पॉपुलेशन है और वो बहुत ज़्यादा यूथ नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग वो अपने इंपोर्ट कर रहे हैं जो मैन पावर है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में नेगेटिव पॉपुलेशन है, यानी जितने उनके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए उतनी भी नहीं है। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं कि आप बिल्कुल भी, जिस तरह चाइना भी अब जो है इस चैलेंज का सामना, चाइना ने बहुत अरसे तक वन चाइल्ड पॉलिसी
नहीं, लेकिन अब चाइना भी अब कपल्स को इनकरेज कर रहा है कि वो एक से ज़्यादा बच्चे करें, इस वजह से कि उनकी भी जो इकॉनमी, जिस तरह इकॉनमी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है आपको उतनी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है। अब इसीलिए देख लें कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो वर्क फोर्स उनको चाहिए होती है, और जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी इंडस्ट्री लग रही है, इकॉनमी तरक्की कर रही है, तो फिर वो पॉपुलेशन वहाँ पे कंज्यूम होती है। पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज पैदा होते हैं, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस आते हैं। जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्सेस आएंगे तो वो आवाम की जो डेवलपमेंट है उसके प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी वजह है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर अली अशरफ हमारे साथ मौजूद थे जी। आबादी बढ़ने के हवाले से और इससे मुतालिक चैलेंजेस को हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा हमने सोचा आर्ट एंड क्राफ्ट्स के हवाले से बात की जाए, और घर को खूबसूरत बनाना, उसको अच्छा दिखाना, हर एक की कोशिश यही होती है। और ख़वातीन का स्पेसिफिकली बहुत इंटरेस्ट होता है कि घर में कुछ अच्छा डेकोर होना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर। और ये जो आप टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ इमेजेस देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने PIFD से ग्रेजुएट हुई, और आज को लेके इनकी एक्सपर्टीज़ मुख्तलिफ चीज़ों पे है, थ्रेड्स के ऊपर है। और ये जो आप सारा कुछ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, ये हैंडमेड है, बच्चों के इंटरेस्ट का है डेफिनेटली, लेकिन साथ साथ ख़वातीन जो अपने घर में सोफ़ास पे जो हमें कुशन्स नज़र आते हैं उस पर थ्रेड वर्क हुआ हो, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। सो हमने सोचा कि आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई जाए। इंस्टाग्राम के ऊपर ये अपना पेज भी चलाती हैं, मुख्तलिफ तरह का आर्ट वर्क भी करती हैं। इकरा फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। इकरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा थोड़ा सा अपने आर्ट के हवाले से बताओ कि कब ग्रेजुएट किया और किस में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, और अभी जो हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं ये आपने सब खुद बनाया है, किस तरह का काम आप स्पेसिफिकली करती हो? मैंने अराउंड 8 to 7 ईयर्स पहले ग्रेजुएट किया था फ्रॉम PIFD। तो टेक्सटाइल्स में ही था मेरा ग्रेजुएशन। उसमें भी सर्विसेज में आपने एक्सप्लोर करना होता था कि आपने किस फील्ड में जाना है। तो मेरा ज़्यादा सर्विसेज में ही था, प्रिंट्स एंड सर्विसेज, वो भी ऐसे टेक्सचर्स पे ही था, स्क्वायरल इंस्पायर्ड था। ठीक है। तो वहीं से वो तो ऑन एंड ऑफ चलता गया, थीसिस किसी ना किसी तरह हो गया। फिर व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, वहाँ भी मैं साइट पे अपनी रिसर्च करती रहती थी कि एक टाइम पे आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। तो इसी तरह वो दब जाता था कहीं ना, क्योंकि आपको पता है जॉब में टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मेरी शादी हो गई, फिर आपको पता है बाद में फिर टाइम मिल ही जाता है। तो बोर होते थे, काम करने की आदत थी, थीसिस से पूरा दिन काम करने की आदत, फिर जॉब, फिर एकदम से फारिग हो जाना। तो फिर मैंने कुछ करना, मतलब पॉम से मैंने जो बॉल्स होते कॉटन बॉल्स, उससे मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया ऐसे फॉर फन, टाइम पास करने के लिए। ओके। तो मैंने शुरू किया, मैंने देखा उसमें डिफरेंट फेसेस भी आप बना सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन थी। मतलब एक ऑप्शन से निकले तो डिफरेंट ऑप्शंस निकलती थी। तो मैंने पॉम से शुरू किया, फिर उससे करते करते मुझे और रेफरेंसेस मिलने लग गए। तो फिर वो मैंने उसका एक रेथ ही बनाया था, तो मैंने सोचा किसी ब्लॉगर को भेजती हूँ। उनको भेजा तो मुझे एक स्टार्टअप मिला कि मैं अपना काम भी शुरू कर सकती हूँ। ऑर्डर्स आए? कुछ ऑर्डर्स आए, एक आध ऑर्डर आए। तो फिर मुझे शुरू से जैसे कीड़ा था कि कुछ करना, अपना करना है। तो मैंने कहा होम बेस्ड हो रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात होती है। कराची में रहते हुए, आई मूव टू कराची नाउ, कराची में रहते हुए ऑफिस इतनी दूर, ट्रैफिक इतनी दूर, तो वो मैनेज करना विद अ मैरिड लाइफ, हालांकि बहुत इजी मेरा है, मैरिड लाइफ बहुत इजी है, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग वुमेन और साथ साथ हाउस को मैनेज करना इट्स अ टफ जॉब। तो मल्टीटास्किंग मेरे लिए तो इजी नहीं है, मतलब नहीं इजी हो, फोकस चाहिए ना एक चीज़ पे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। फिर मैंने थोड़े मैक्रामेस करना शुरू कर दिए, रेनबोज बनाना शुरू कर दिए। उसमें भी मुझे फिर कुछ ब्लॉगर्स ने कहा कि इतना कोई वो इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब इतना लोगों का रुझान नहीं है। फिर मैं थोड़ी लेट डाउन भी हो जाती थी, लेकिन मैंने अपने लिए, अपने खुद को बिज़ी करने के लिए थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया मैंने।
फिर आहिस्ता आहिस्ता और चैलेंजेस। अच्छा, अभी जो हमने टीवी के ऊपर देखा है मुख्तलिफ लैम्प्स बने हुए हैं, बच्चों के कमरों के डेकोर हैं, या आप अपने बेटे यू हैव अ सन टू, उसके कमरे के अंदर भी कुछ आपने इस तरह का सेटअप किया। और दो मुझे लगता है ये बड़ा ऊन वाला और थ्रेड का काम है जो हमारी नानी दादियाँ करती थी। सो इट्स वेरी आपने उसमें थोड़ा फ्यूजन करके उसको मॉडर्न कर दिया है। सो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मोस्टली वूल से, वूल और कॉटन कॉर्ड्स होती है, मैक्रामे में मोस्टली यूज़ होती है, लेकिन मेरा काम मैक्रामे बेस्ड नहीं है, ठीक है, यार्न बेस्ड है। मतलब लैम्प्स को वाइंड करना, फिर उसके ऊपर पॉम-पॉम्स लगाना, रेनबोस लगाना, और मोस्टली मैं मेड, अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया है तो अब मैं मेड टू ऑर्डर बनाती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा आप जो भी बनाएंगे ना, हर कस्टमर के कलर पैलेट और होती है, साइजेस डिफरेंट, सैंपल्स बना लिए उसके बाद फिर आप मेड टू। ओके, मैं रेफरेंस इमेजेस लेती हूँ, लेकिन मैं फिर अपना बना के प्रोडक्ट फिर उनको यही प्रेजेंट करती हूँ कि ये क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 95% कस्टमर सेटिस्फाइड ही रहते हैं और रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं उनके। अच्छा, मुझे बताओ कि आपका पेज कौन सा है इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि लोग देखें भी और अगर कुछ उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आम तौर पर आजकल नहीं मिलती हैं, जो कि बहुत मॉडर्न चीज़ें हैं। हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो वो बड़ी मॉडर्न चीज़ें रखी होती हैं। दे आर वेरी ट्रेडिशनल एंड ओल्ड स्कूल स्टाफ जो आप घर पर रख सकते हो। पेज क्या है? पेज का नाम है पॉम द पॉम। ये बेसिकली आजकल बहुत सारा रुझान है किड्स नर्सरी पे, लोग अपने बच्चों की न्यू बॉर्न्स के लिए बहुत चीज़ें बनवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए वो टारगेट मार्केट है और सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जो होता है, लवली कुशन कवर्स, वॉल हैंगिंग, थोड़ा बहुत मैक्रामे भी कर लेती हूँ मैं। वो मैं कोई ऑर्डर आए तो मैं एक्सपेरिमेंटल बना लेती हूँ, खुद के लिए चैलेंज लेती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। ज़बरदस्त। एक होता है ना, आपको अपनी एबिलिटी पता होती है, जाहिर है कि आप ये कर सकते हैं, तो मैं वो चीज़ ले लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा निकल आता है। ज़बरदस्त, गुड लक इकरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम है जी। पॉम पॉम आपके पॉम द पॉम उसके इनके पेज का नाम है, इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको इनका काम पसंद आया होगा। हमने सोचा कि नाटिस से आपकी मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।